हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो बच्चों इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज, ग्रोइंग मिडिल क्लास, फिलोसफर, आउटब्रेक द रिवॉल्यूशन, फ्रांस बिकेम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, फ्रांस एबोलिशेस। इसी तरीके से और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. Okay, first of all, we talk about introduction. French Revolution started in 1789. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? इसकी शुरुआत 1789 से हुई थी. द सीरीज ऑफ द इवेंट्स स्टार्टेड बाय द मिडिल क्लास शेकन, द अपर क्लास, द पीपल रिवॉल्टेड अगेंस्ट द क्रूल रेजिम of monarchy. This revolution put forward the ideas of liberty, fraternity and equality. अगर इसमें बात करें जो इसकी सीरीज़ है वो स्टार्ट हुई थी मध्यम वर्ग द्वारा. किसके द्वारा? मिडिल क्लासेस के द्वारा स्टार्ट की गई थी. इसकी श्रृंखला जो स्टार्ट की गई थी वो भी मध्यम वर्ग द्वारा शुरू की गई घटनाओं की श्रृंखला ने उच्च वर्गों को हिलाकर रख दिया था. जो उच्च वर्ग थे ना उनको हिला के रख दिया था. लोगों ने क्या किया था? राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया था. किसने? जो यहाँ के पीपल्स थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने विद्रोह किया था. जो क्रूर शासन था ना, एकदम कठोर, मतलब तानाशाही वाला शासन था, उसके अगेंस्ट विद्रोह किया था. और दिस रिवॉल्यूशन पुट फॉरवर्ड द आइडियाज़. ये जो रिवॉल्यूशन है, ये जो क्रांति है, इस क्रांति ने स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता के विचारों को सामने रखा. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द रिवॉल्यूशन बिगेन 14 जुलाई 1789 विद द स्टॉर्मिंग ऑफ द फोर्ट्रेस प्रिजन द ब्रेसली. क्रांति जो स्टार्ट हुई थी 14 जुलाई 1789 को किले जेल बैस्टिल पर हमले के साथ शुरू हुई थी. द बैस्टिल, द फोर्ट्रेस prison was hated by all because it stood for the despotic power of the king. जो ये बास्टिल नाम का जो किले था, किले नुमा जेल थी, सभी लोग इससे ना नफरत करते थे क्योंकि यहाँ के जो राजा थे उनके वो निरंकुश शक्ति का प्रतीक थे, मतलब अपना अपनी बातें चलाते थे. द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिस्ड. इसी तरीके से इस किले को ध्वस्त कर दिया गया, मतलब कि समाप्त कर दिया गया. नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं. कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या क्या कॉज थे, क्या क्या कारण थे? तो फर्स्ट कॉज है इसका बच्चों सोशल कॉज, सामाजिक कारण. फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, ठीक है, उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज आया था. द टर्म्स ऑफ ऑल regime or is usually used to describe the society and institution of the France before 1789. अगर हम इसमें बात करें तो इसकी जो पुरानी व्यवस्था थी, इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर 1789 से पहले फ्रांस के समाज और संस्थाओं को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता था. अब इस सोसाइटी की बात करें तो इसे 3 पार्ट्स में बांटा गया. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट. जो फर्स्ट स्टेट था उसमें आते थे ग्रुप्स ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन चर्च मैटर, मतलब चर्च के मामलों में जो शामिल व्यक्ति होते थे ना, उनका ग्रुप. और अगर सेकंड की बात करें, पर्सन हु हैव हाई रैंक इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य प्रशासन में उच्च पद वाले व्यक्ति आते थे. थर्ड स्टेट की बात करें, कंप्राइजेस ऑफ बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट, आर्टिशियन,
लैंडलेस लेबर सर्वेंट, मतलब बाकी जो बचे हुए हैं, बड़े बिजनेसमैन हो गए, सौदागर हो गए, नियाले हो गए, वकील हो गए, किसान हो गए, कारीगर हो गए, श्रमिक हो गए, नौकर हो गए, जितने भी सारे एक्स्ट्रा एक्सेट्रा बच्चे हैं वो सारे किस में आते थे? थर्ड स्टेट में. इट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट वन, फर्स्ट 2 क्लास वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स. जो पहले 2 वर्ग थे उन्हें करों में छूट दे दी गई थी, उन्हें जन्म से ही विशेष अधिकार दे दिया गया था. ठीक है, ये उन्हें जन्म से ही मिल जाता था कि आपको कर नहीं देना. नोबिलिटी क्लासेस ऑल्सो एंजॉयड फेड्यूल प्रिविलेजेस. कुलीन वर्गों को भी ऐसा अधिकार दे दिया जाता था. ओनली द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट. जो थर्ड स्टेट के मेंबर होते थे ना, सिर्फ उन्हीं को ही टैक्स देना पड़ता था. डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड, डायरेक्ट टैक्स को हम इसमें दो तरह, इसमें टैक्स और अलग अलग तरह के होते थे. जिसमें जो है फर्स्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो वो था डायरेक्ट टैक्स, जिसे टैली के नाम से जानते थे. एंड ऑल्सो अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. इसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी होता था विच वर चार्ज्ड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और टैबैको. तो इसमें क्या होता था, इसमें कई इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर भी थे जो नमक, तंबाकू और रोज़मर्रा की जो हमारी चीज़ें होती है ना डेली वेज की, उन पे लगाया जाता था. अ टैक्स कॉल्ड तीथ वॉज ऑल्सो कलेक्टेड बाय द चर्च फ्रॉम द पीसेंट्स. एक और कर था तिथ. ये कर चर्च द्वारा किसानों से वसूला जाता था. क्लर्गी एंड नोबिलिटी वर 10% ऑफ द पॉपुलेशन बट पॉजेसेस 60% ऑफ द लैंड. जो पादरी होते थे और कुलीन वर्ग के लोग होते थे उनसे 10% लेते थे, लेकिन उनके पास 60%, लेकिन उनके पास 60% भूमि थी. और अगर थर्ड स्टेट की बात करें तो इन थर्ड स्टेट की जो जनसंख्या है ना वो 90%, इनके पास 40% भूमि थी. कहने का मतलब ये है, जो क्लर्गी और नोबिलिटी थे इनसे 10% लिया जाता था इनकी पॉपुलेशन का, और इनके पास 60% ज़मीन होती थी. और अगर जो थर्ड स्टेट है इनसे 90% पॉपुलेशन, इनसे 90% लिया जाता था, वो भी इनकी पॉपुलेशन का. मतलब ओवरऑल थर्ड स्टेट पे बहुत ज़्यादा बर्डन था. और इनके पास ज़मीन की बात करें लैंड की, वो 40% ही थी. नेक्स्ट, फर्स्ट मैंने सोशल कॉज बताया था, नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक कॉज. इकोनॉमिक कॉज की बात करते हैं, आर्थिक कारण. आर्थिक कारण में पहला आ रहा है सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जीविका संकट. द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789. फ्रांस की जनसंख्या 1715 में लगभग 23 मिलियन थी और ये बढ़कर कितनी हो गई? 28 मिलियन हो गई 1789 में. This increased the demand for the food grains. However, production could not keep pace with the demand, which ultimately increased the prices of the food grains. इससे जो खाद्यान्न था, मतलब फूड ग्रेन्स था, उसकी मांग बढ़ गई थी. क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है खाने के लिए खाना भी तो बढ़ेगा. हालांकि उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं था, प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा था. जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही थी लेकिन इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, जिससे कि उस फूड की कीमत बढ़ गई. अब तुम खुद सोचो कि लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है और खाना कम है, तो जाहिर सी बात है खाने की वैल्यू बढ़ जाएगी और उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी. तो ऐसा ही हुआ इनका इकोनॉमिक कॉज में. Most workers work as a laborers in the workshop and they didn't see increase in their wages. जो अधिकांश जो श्रमिक थे वो मजदूरी करते थे, मजदूरी का काम करते थे, लेकिन उनकी मजदूरी नहीं बढ़ती थी.
वर्कशॉप वगैरह पे मजदूरी करते थे, लेकिन उनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही थी, जबकि फूड की कीमत बढ़ रही है और उनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही। तो ये सिचुएशन बिकेम रोज वेन एवर ड्रोट और हेल्थ रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट। ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी जब भी यहाँ पर क्या होता था, या तो सूखा पड़ता था या फिर क्या हो जाता, फसल की कमी हो जाती थी। नेक्स्ट इज दिस लेड टू स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स और सबसिस्टेंस क्राइसिस विच स्टार्टेड occurring frequently during old reckoning। तो इससे क्या हुआ, इससे जो फूड ग्रेन्स है उसमें स्कार्सिटी आई, उसमें कमी पैदा हुई, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा संकट स्टार्ट हो गया, बहुत सारा क्राइसिस स्टार्ट हो गया। जो पुरानी व्यवस्था के टाइम अक्सर हो जाया करता था। नेक्स्ट वन है बच्चों पॉलिटिकल कॉजेस, राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण में आते हैं लुई 16। ये 1774 में आए आफ्टर फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी, जब उन्हें खाली खजाना मिला, कुछ था ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर had drained the फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। लंबे टाइम से ना एक युद्ध चल रहा था यहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ की जितनी भी सारी चीज़ें थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई, वहाँ के संसाधन, वहाँ के फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अंडर लुई 16 फ्रांस हैड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी। लुई 16 के टाइम पर क्या हुआ था, फ्रांस ने 13 अमेरिकी उपनिवेशों के साथ साझा कर लिया था और ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने में भी सहायता करी थी। किसने? लुई 16 के टाइम पर फ्रांस ने। आगे है ब्रिटेन विच एडेड मोर देन बिलियन livers to gap that had already risen to more than 2 million livers, जिसने एक ऋण के रूप में 1 अरब से अधिक लीवर जोड़ दिए। लीवर इज़ अ करेंसी बच्चों, जो पहले से ही बढ़कर 2 अरब लीवर से अधिक हो चुका था। नेक्स्ट वन है एन एक्स्ट्रावेगेंट court at the immense palace of Versailles also cost a lot। वर्साई के टाइम पर वहाँ पे ना एक बहुत अच्छा सा दरबार लगाया जाता था, तो उसमें भी बहुत एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा हो जाता था, बहुत बड़ी मात्रा में खर्चा हो जाता था। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसिव सच एज the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase tax। तो क्या हुआ बच्चों, जो इनके डेली वेज के इनके खर्चे हो रहे थे, चाहे वो आर्मी को मेंटेनिंग करने के लिए हो, सरकारी कार्यालय को अच्छा करना हो, कोर्ट को करना हो, विश्वविद्यालय को करना हो, इन सब करों की वजह से, राज्यों में इन सब चीज़ों की वजह से क्या करा, स्टेट ने ना जो टैक्स का रेट था ना वो हाई कर दिया। ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब इनके टाइम पे एक चीज़ और हुई, क्या? द 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class who earned their wealth through overseas trade। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर हम बात करें 18th century की, तो 18th century में क्या हुआ था बच्चों? देखो ये चैप्टर सारा ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको इम्पॉर्टेंट की तरह ही लेना, ठीक है। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, 18वीं शताब्दी में जो सामाजिक समूह थे उनका उदय हुआ, जिन्हें क्या कहा गया, मिडिल क्लास कहा गया, ठीक है, जिन्हें मिडिल क्लास कहा गया,
जिन्होंने अपनी अर्निंग कैसे की, विदेशों से व्यापार करके, वस्तुओं का निर्माण करके और बिजनेस के माध्यम से। ठीक है। दिस क्लास वॉज एजुकेटेड, बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। ये जो क्लास थी, ये जो वर्ग था, इन्हें विश्वास था। क्या विश्वास था? कि समाज में किसी भी समूह को जन्म से कोई विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिल गया था कि आप क्या है, टैक्स फ्री हो, आपका टैक्स एग्जैम्प्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट वन, they were inspired by the ideas put forward by the various philosophers and became a matter of talk intensively for these class in salons and coffee houses and spread among people through books and newspaper। तो अगर इसकी हम बात करें तो इनमें क्या हुआ, बहुत सारे आइडियाज़ आए, बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ आए और सलून, कॉफ़ी हाउस, कक्षा, इन सब के मैटर में बहुत ही चर्चा की गई। बुक्स की बात करें, समाचार माध्यम से लोगों के बीच में ये बातें फैलाई गई, मतलब लोगों को इंस्पायर किया गया इन सारी चीज़ों से और ये सारी बातें लोगों के बीच में फैलाई भी गई। नेक्स्ट है द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन and its guarantee of individual right was an important example of political thinkers। अगर हम बात करें इसमें अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन था, अमेरिकी संविधान, अमेरिकी संविधान की अगर बच्चों हम बात करें, इसकी ना जब अमेरिका को आज़ाद करवाया, अमेरिका की हेल्प करी फ्रांस ने, तो अमेरिकी संविधान और व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी भी फ्रांस के जो वहाँ के विचारक थे उन्होंने दी थी। फिलोसफर एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन रिवॉल्यूशन। अगर अब इसमें ना कुछ दार्शनिक है जिन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी दी। इनकी थ्योरी की बात करते हैं। सबसे पहले जॉन लॉक है, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी थी इन विच ही क्रिटिसाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइड एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्च। जिसमें इन्होंने किसकी आलोचना की थी? जिसमें उन्होंने सम्राट के देवी और पूर्ण अधिकार के सिद्धांत की आलोचना की कि जैसे जैसे ये अधिकार वगैरह दे रखा है, इसकी बिल्कुल अगेंस्ट थे ये। कौन? जॉन लॉक। नेक्स्ट वन जो है वो है जीन जैक्स रूसो। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या बोला था? इन विच ही प्रपोज्ड अ गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसमें उन्होंने लोगों के और उनके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंध पर सरकार के एक स्वरूप को बताया कि लोगों के बीच और सामाजिक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बीच में कैसे रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कैसा स्वरूप प्रस्तावित किया गया है, इसके बारे में बताया। नेक्स्ट वन है मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने भी एक बुक लिखी स्पिरिट ऑफ द लॉस, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर जो है उनके अंदर क्या क्या काम करते हैं, जुडिशियरी हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सब के बीच में सत्ता के विभाजन का प्रस्ताव रखा। इन्होंने बोला कि ऐसा होना चाहिए क्या कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होनी चाहिए। नेक्स्ट है आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, क्रांति का प्रारंभ की अगर बात करें तो लुई 16 की बात करें, कॉल्ड एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास हिज प्रपोजल टू इंक्रीज टैक्सेस ऑन 5 मई 1789। लुई 16 ने 5 मई 1789 को करों में वृद्धि के अपने प्रस्ताव को पारित करने के लिए स्टेट जनरल की बैठक को बुलाया था। नेक्स्ट वन है द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट।
The first and second states sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of the third state had to stand at the back. मतलब कि इन्होंने क्या करा, जो वो थे, क्रांति जब स्टार्ट हुई, आउटब्रेक हुआ रिवॉल्यूशन का, तो लुई 16 ने एक बैठक बुलाई जिसमें सारे स्टेट जर्नल को बुलाया गया। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट जर्नल थे उनको तो 300 उनके जो मेंबर्स हैं उनको भेजा गया, जिन्हें दोनों तरफ एक दूसरे के सामने ऐसे बिठा दिया गया। 300 इधर 300 इधर, बीच में क्या है, लुई 16 है। और जबकि तीसरे स्टेट को बोला आप पीछे खड़े रहो, जो बाकी बच्चे हैं वो ऐसे पीछे की तरफ ऐसे खड़े रहो, उन्हें बैठने के लिए भी नहीं बोला गया। नेक्स्ट है, थर्ड स्टेट वॉज represented by its more prosperous and educated member only, while peasants, artisans and women were denied entry to the assembly. जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे केवल उनसे अधिक मर्द और शिक्षित सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। तो अगर थर्ड स्टेट में जो नेता बनते थे ना, जिन्हें चुना जाता था, सिर्फ उन्हें चुना जाता था जो पढ़े लिखे हो ज़्यादा, और ज़्यादा क्या हो, वेल्थ, मतलब पीजेंट उनका ज़्यादा अच्छा, आर्टिशियन, ठीक है। इसमें कौन कौन, जबकि जो आर्टिशियन होते थे, महिलाएं होती थी, किसान होते थे, इनको अलाउ नहीं किया गया, इनको डिनाई कर दिया गया। नेक्स्ट वन है, voting in the state journal in the past had been conducted according to the principle that state had one vote and same practice to be continue। तो इसमें क्या हुआ, अगर हम इसकी बात करें वोटिंग की, तो यहाँ पर क्या हुआ था बच्चों, जो पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में स्टेट जर्नल में वोटिंग हुई थी, और वहाँ की जो वोटिंग की जाती थी ना, तो वो किसके अकॉर्डिंग की जाती थी, उनका एक सिद्धांत होता था कि प्रत्येक स्टेट के पास एटलीस्ट एक वोट तो होना ही चाहिए। और यही जो इनकी ये प्रथा थी, कह सकते हैं, यही कंटिन्यू चलती रही। लेकिन थर्ड स्टेट के सदस्यों ने मतदान के लिए अधिकार की मांग करी, और उनके पास उन्होंने बोला कि भाई हमें भी मतदान के लिए हमें भी अधिकार दो, ताकि कम से कम हमारे पास भी एक वोट हो। After rejection of the proposal by the king, member of the third state walked out of the assembly in protest। लेकिन किंग ने मना कर दिया। जब किंग ने मना कर दिया तो थर्ड स्टेट के लोग इसका विरोध करने के लिए बाहर आ गए। On 20th June, the representative of the third state assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of the Versailles, where they declared themselves a national assembly and fought to draft constitution for France and would limit the power of the monarch। 20 जून की बात करें, जो थर्ड स्टेट है वो वर्सेल्स के मैदान में आए, जो है उसके अंदर एक टेनिस कोर्ट भी था, उन सब में ये लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने खुद को एक क्या बताया, नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया, और इन्होंने कहा हम अपना खुद का एक संविधान बनाएंगे, ठीक है, और जो हमें ये भी बताएगा राष्ट्रीय, जो हमारे राजा उसकी शक्तियों को लिमिटेशन के साथ साथ रहेगा, मतलब लिमिटेशंस भी होंगे उस पर भी कुछ। नेक्स्ट है, Mirabeau, a noble and ambitious priest, led to third state। मिराब्यू जो कि एक नोबल, एक कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे, और अम्बिशियस एक पुजारी थे, मतलब थर्ड स्टेट के। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं, और ये फर्स्ट पार्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए हमारे चैनल पे।